गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, 5 फरवरी की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो गाइस कैसे लिटिल अंडमान आइलैंड की क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया। गाइस ये तो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, ठीक है, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बाकी कुछ हम लिटिल अंडमान आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं जैसे अगर उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पढ़ रहे हैं तो या इकोनॉमिक रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये सब हमारे इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके न्यूज में क्या है। अभी क्या है, नीति आयोग ने प्रपोजल रखा है कि हम क्या करेंगे, एक न्यू ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी को बिल्ड करेंगे। कहाँ पे? लिटिल अंडमान आइलैंड को, ताकि हम उसको फ्री ट्रेड जोन की तरह डेवलप कर सकें जो कम्पीट करेगी सिंगापुर और हांगकांग से। समझ आई? देखो सीधी बात है, नीति आयोग ने एक प्रपोजल रखा है, उसने बोला है हम लिटिल अंडमान आइलैंड में एक न्यू सिटी को, कोस्टल सिटी को डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, और वहां पे क्या होगा, ऑफकोर्स फ्री ट्रेड जोन उसे रखा जाएगा जो कहीं ना कहीं कंपटीशन देगा किसको, सिंगापुर और हांगकांग को। ठीक है, इस प्रपोजल में क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरह डेवलप करेंगे, टूरिज्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप करेंगे, एक्सक्लूसिवली फॉरेस्ट रिजोर्ट होगा उसमें, ठीक है, नेचर हिलिंग डिस्ट्रिक्ट होगा। इस तरह से उनको डिफरेंट जोन में डिवाइड किया। ठीक है, जो लिटिल अंडमान आइलैंड में ये जो न्यू कोस्टल सिटी बनाई जाएगी उसको हमने डिफरेंट जोन में क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके अंदर एक टूरिज्म के लिए स्पेशल होगा, कुछ एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट रिजोर्ट होगा वहां पे, एक नेचर हिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ये सब होगा। ठीक है, इस प्रपोजल का क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले आपको पता है क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर पड़ जाती है तो इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिकली है। ये जो लोकेशन है इट इज वेरी क्लोज टू मलक्का स्टेट, जो कि इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, ट्रेड जो है, डेवलपमेंट जो भी ट्रेड होता है बहुत ज्यादा होता है। इकोनॉमी के लेकर देखें तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, नियर अबाउट 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो जिस वजह से फिशरीज को काफी सपोर्ट करता है, डीप सी माइनिंग को सपोर्ट करता है। तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकल एरिया है। टूरिज्म बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस एरिया में, ठीक है, क्योंकि व्हाइट सैंडी सी बीचेस हैं, मेराइन लाइफ काफी रिच है, बायोडाइवर्सिटी रिच है। आपको पता है कि जो लाइक हमारे जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स होते हैं तो उसमें अंडमान भी एक पार्ट है। ठीक है, और इट इज वेरी आइडियल लोकेशन फॉर मेडिकल एंड नेचर टूरिज्म। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो लिटिल अंडमान आइलैंड का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले क्या, कनेक्टिविटी की कहीं ना कहीं क्या आएगी, हमें कमी आएगी, क्योंकि आपको पता है अंडमान आइलैंड थोड़ा हटके पड़ जाता है, हमारे इंडिया का जो पूरा एरिया है उससे थोड़ा अलग पड़ जाता है। इसलिए क्या है, एयर और सी कनेक्टिविटी बहुत कम है और डिजिटल कनेक्टिविटी भी कम है। अभी आपको पता है हम कितनी बार ऑप्टिकल फाइबर रिगार्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, जिसमें यही है कि हम अंडमान में क्या है वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम वहां पे भी क्या है डिजिटली लोगों को इंक्लूड कर पाए। ठीक है, इकोलॉजिकल थ्रेट है, कहीं ना कहीं क्या है, अगर हम आइलैंड की इकोलॉजी को कहीं ना कहीं थ्रेट बनाएंगे, अगर हम ऑफकोर्स अगर आप उसको डेवलप करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां क्रिएट करोगे तो वहां की जो इकोलॉजी है, जो वहां का नेचुरल इकोलॉजी है उसको क्या कहीं ना कहीं थ्रेटन होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं क्या है, जो मतलब कि स्पेशली देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से हर एक जो कंट्री है वो इम्पैक्ट होती है, लेकिन कुछ जो लो लाइंग एरियाज हैं कुछ ज्यादा रिस्क में है ऑफ सबमर्जेंस फ्रॉम सी लेवल है। ठीक है, आपको पता है क्योंकि कोस्टल पूरी कोस्टल ही सिटी है वो। ठीक है, इसके अलावा वहां की जो आइलैंड, जो अंडमान आइलैंड की, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की आपको पता है जो वहां की जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे ओंगे हो गया, जरावा, सेंट लिनी शॉपमन, उनको भी कहीं ना कहीं वहां के ट्राइब को भी खतरा होगा। ठीक है, ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं, आपको पता है अंडमान आइलैंड भी इस तरह से बटा हुआ है, ऊपर नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ करने वाले हैं, लिटिल अंडमान पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। ठीक है गाइस, ये सब ना ज्योग्राफी सेक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, वो दक्कन पैसेज करता है। ठीक है, बाकी गाइस आप यहाँ पढ़ सकते हो कि जो साउथ अंडमान है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। ठीक है, ये आप सब कुछ देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि ये 10 डिग्री चैनल है जो किसको कनेक्ट करता है, अंडमान को निकोबार से। ठीक है, ये आप सबको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ाओ। ये अंडमान है, इसके बाद नीचे निकोबार है, निकोबार में भी एक कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। ठीक है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। और अंडमान और निकोबार को जो डिवाइड करता है वो कौन है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। पीएम ने इनोग्रेट किया चोरी चोरा सैनिटरी ठीक है, सेलिब्रेशन। ठीक है, आपको पता है कि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, तो उसके लिए क्या किया वहां पे जो मतलब कि इनोग्रेट किया क्या
सेंटेनरी। ठीक है, तो ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर हो जाएगी या फिर डेवलपमेंट में कवर हो सकती है। ठीक है, अगर हम चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ये हिस्ट्री में कवर होगा। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट आप सबको पता होगा 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर के चोरी चोरा में हुआ था, जो कि उस वक्त यूपी का, आपको पता है गोरखपुर यूपी में पड़ता है। अभी जो यूपी की फुल फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश है। पहले यूनाइटेड प्रोविंस होती थी, 1950 में इसकी जो फुल फॉर्म थी, जो यूपी उत्तर प्रदेश रखा गया, वो चेंज हुआ था। ठीक है, सो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी चोरा एक एरिया था, जो टाउन था, जहां पे इस इंसिडेंट को हुआ था, जहां पे काफी जो प्रोटेस्टर थे वो पार्टिसिपेट किया था इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। पुलिस के साथ क्लैश हो गया था, जिन्होंने फायर ओपन किया। ठीक है, 22 पुलिसमैन मरे थे, आप सबको पता होगा। ठीक है, इसके रिटेलिएशन में क्या किया था, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। मतलब कि क्या हुआ था आप सबको पता है यार, कि जो पुलिस थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, तो पुलिस ने क्या किया, फायर ओपन कर दी। फिर इसके बदले में जो वहां के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी जरा भड़क गए, तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो पुलिस स्टेशन है उस पर आग लगा दी, जिसकी वजह से वहां पे जो पुलिसमैन थे वो मर गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या 3 सिविलियंस और 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। महात्मा गांधी जो कि वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट है, उन्होंने क्या किया, वहीं पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया। कब रोका? 12 फरवरी 1922 को रोक दिया, क्योंकि एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि इसकी वजह, क्योंकि जो वहां के सिविलियंस थे उन्होंने जो मतलब कि फायर लगा दी थी उस पुलिस स्टेशन को, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि वहां पे जो 19 कन्विक्ट्स हैं उनको डेथ सेंटेंस होगी, और इसमें क्या नियर अबाउट 110 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई थी। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? पता होगा आप सबको 1 अगस्त 1920 के बारे में, ताकि जो रोलार्ट एक्ट, आपको पता है जो रोलार्ट एक्ट है उसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, अनार्कियल एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या करा था, बिना ट्रायल के लोगों को बंदी बनाने का ऑर्डर था। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और साथ में जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अलोंग विद खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये पहला मास मूवमेंट था जो ऑर्गेनाइज हुआ था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अभी क्या है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एब्रप्ट एंडिंग हुई, मतलब कि बीच में एंडिंग हो गई थी, किस इंपैक्ट की वजह से? इसकी वजह से क्या हुआ, इसका मतलब जो बीच में एंड हो गया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं डिवीजन आ गया। इसकी वजह से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्म हुई, किसने? बाय मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने इसको फॉर्म किया था। ये आपको पता होगा स्वराज पार्टी के बारे में, जो विच वर डिसहंटेड बाय द सडन विड्रॉल, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया जाए, इसलिए इन्होंने अलग से अपनी पार्टी बना ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद ऑफ कोर्स मासेस के लिए जो पीपल थे वहां पे, जो कॉमन लोग थे, उनमें डिससेटिस्फेक्शन आई, विच जर्मिनेटेड द सीड्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एज द गोल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर नॉट रीच। ठीक है, तो गाइस ये तो पूरी न्यूज अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में कवर हो रही है, क्योंकि हमने इसमें सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, सब कुछ इसी और चोरा चोरा मूवमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सीक्स टू सेटअप 3 पावर गियर मेकिंग जोन। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3 पावर गियर मेकिंग जोन को सेटअप करेगी। ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, जो स्कीम आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके अंदर क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को सेटअप करेंगे, ताकि जो क्रिटिकल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो इक्विपमेंट है, जिनकी कॉस्ट नियर अबाउट 1500 करोड़ है, उसे प्रपोज किया गया। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि हमें पावर को जनरेट करना है, तो इसलिए हम कुछ जोन्स बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मेनली जो हम डेडिकेट करेंगे टू पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और इसके लिए नियर अबाउट 1500 करोड़ क्या हुए एलोकेट किए गए, प्रपोज किए गए। जोन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कोस्टल, लैंडलॉक और हिली स्टेट्स में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेंटर क्या करेगी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी इन जोन्स को। ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं उनको पहले हम 3 में डिवाइड करेंगे, एक तो कोस्टल, लैंडलॉक एंड हिली। फिर हर एक जोन को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर हर एक स्टेट, जिस स्टेट में भी ये काम होगा, जहां जिस स्टेट में भी मैन्युफैक्चरिंग जोन को सेटअप किया जाएगा, वहां पे वो स्टेट स्पेशल पर्पस व्हीकल को फॉर्म करेगी, जो क्या करेगी, प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर किया जाएगा व्हेन दे सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, फोकस किस पे है, हमारा फोकस ये है कि जो भी इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है लेकिन स्टिल वो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कि हमारा फोकस क्या है कि यार लोकल, मतलब वोकल फॉर लोकल। अगर जो चीज आपका डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है तो उसी डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस है उसी को आप खरीदो, क्यों आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है, और भी जब हमारी इंडिया में वो चीज बन रही है तो आप क्यों फिर इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बात है कि हम क्यों चाह रहे हैं पावर मेकिंग जोन्स को क्यों हम कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। मेन यही है कि हम आत्मनिर्भर बन सके, एनकरेजिंग सेल्फ रहे। इंडिया कहीं ना कहीं जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स है, जो कि नियर अबाउट $2.16 बिलियन के वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, चाहे वो सोलर पीवी सेल्स हो गए, पैनल्स हो गए, मॉडल्स 2018 में। ठीक है, तो हम ऑफकोर्स हम चाहते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म की जाए। इसके अलावा हम अपने डिपेंडेंस चाइना पे कम करना चाहते हैं, क्योंकि जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो नियरली 1/3 ऑफ
71,000 करोड़ स्पेंड ऑन कन्वेंशनल पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट, मतलब कि हमारा जो मैक्सिमम जो चाइना से इंपोर्ट होता है उसमें से जो 1/3 जो इंपोर्ट है वो नियर अबाउट हमारा पावर इक्विपमेंट की वजह से होता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए पावर जनरेशन सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सेक्टर में, इन ग्रीन एंड कन्वेंशनल एनर्जी स्पेस में। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया की जो अभी आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडिया की जो पर कैपिटा पावर कंजप्शन की डिमांड भी बढ़ेगी तो उसको भी पूरी करनी है, जो कितनी है अभी 1149 किलोवाट पावर है कंपेयर टू द वर्ल्ड्स पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ 3600 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम पावर मेकिंग जोन्स को सेटअप करें ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके और अपनी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है उसको हम कम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है रिसेंट अनाउंसमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड द फिशरी सेक्टर। देखो ये देखो पूरी न्यूज एग्रीकल्चर में ही कवर होगी अंडर इकोनॉमी। अब हम पढ़ लेते हैं। अभी ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसे पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, ये आप सबको पता जो ई नाम है, ठीक है, ई नाम क्या है, पैन इंडिया ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। देखो गाइस क्या होता है, ई नाम में हम क्या करते हैं, जैसे जो मंडीज हैं उसको कनेक्ट करते हैं ताकि हम ऑनलाइन क्या कर सके, जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके, जो अपनी प्रोड्यूस है जो क्रॉप्स है उसको बेच सके ऑनलाइन। ठीक है, सिंपल बात ये। ठीक है, तो ई नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो क्या करती है एग्जिस्टिंग जो एपीएमसी मंडीज है उनके लिए क्रिएट किया गया था उनको कनेक्ट करती है और यहाँ पे क्या करते हैं नेशनल लेवल पे यूनिफाइड करती है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। मेरी बात समझ में आ गई? तो लाइक अमेजोन है ना, अमेजोन ने क्या कर रखा है पूरे इंडिया की जो जितनी भी दुकानें हैं उनको कनेक्ट कर रखे। ठीक है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो कर लेते, जिसको बेचना बेचिए, जिसको खरीदना खरीदे। ठीक है, उसी तरह ई नाम में क्या जितनी भी हमारी इंडिया में जो एपीएमसी मंडीज हैं वो वहां पे कनेक्टेड है। अब जिस फार्मर को लग रहा है कि मुझे बेचना है ताकि उसको अपनी फसल का प्राइस अच्छा मिल सके तो वो वहां पे बेच सकता है। ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए इसको क्रिएट किया पूरा यूनिफाइड नेचुरल मार्केट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी क्या किया है, अभी जो बजट आया 2021 में उसमें क्या किया हमने 1000 और मंडीज को ई नाम से जोड़ा है। ठीक है, अभी तक ओनली 1000 मार्केट्स हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, ई नाम क्या कर रहा है, इट इज नाउ डेवलपिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिंग सिस्टम विद पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर सर्विस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड अदर एक्सपेक्ट। देखो गाइस सिंपल बात यह है कि ई नाम क्या करता था, अभी तक ट्रेडिंग करता था, ई नाम के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ई नाम अब क्या कर रहा है और भी प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रहा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो एग्रीकल्चर सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करेगा, डिलीवरी करनी है, सॉर्टिंग, ट्रेडिंग, तो डिफरेंट सर्विसेज अब आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड जो नियर अबाउट 5000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट हुआ है जो नाबार्ड को मिलेंगे फ्रॉम 2019-20। ठीक है, अभी क्या किया है, जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसका जो इनिशियली जो फंड था उसको डबल करके क्या किया है, मतलब 5000 करोड़ रुपए उसमें और एलोकेट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है जो माइक्रो इरिगेशन फंड का, ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर सकें कि वो एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके किसको, फार्मर्स को, ताकि वो अपने एरिया की कवरेज को एक्सपेंड कर सके अंडर माइक्रो इरिगेशन, ताकि वो उसको अडॉप्ट कर सके बियॉन्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो मैं आपको एक बार और बता दूं कि एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी अनाउंसमेंट किए, रिसेंट अनाउंसमेंट बजट में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ई नाम में क्या किया है, 1000 और मंडीज को जोड़ा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि माइक्रो इरिगेशन फंड में जो पहला जो फंड था सिर्फ 5000 करोड़ का, उसको क्या कर दिया है, डबल करके कितना कर दिया है, 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ कर दिया, ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को और सपोर्ट कर सके और वो ताकि अपने और एरिया को हम एक्सपेंड कर सके अंडर द माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, ये हमने दो पढ़ लिया। फिशरी सेक्टर में क्या किया है, इसमें क्या किया, मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स को डेवलप किया जाएगा और फिश लैंडिंग सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। 5 जो मेजर फिशिंग हार्बर्स जैसे कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप, पेटूघाट, इनको डेवलप किया जाएगा एज अ हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा जो इनलैंड फिशिंग हार्बर्स और जो फिश लैंडिंग सेंटर है उसको भी डेवलप किया जाएगा अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स और वाटरवेज। ठीक है, इसके अलावा ताकि हम सीवीड को कल्टीवेट कर सकते हैं। सीवीड क्या है, एक एल्गा है। ठीक है, तो उसको उसकी कल्टीवेशन को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके, इससे मल्टीपर्पज सीवीड पार्क को क्या करा जाएगा, तमिलनाडु में एस्टेब्लिश को। तो ये स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पूछ सकते हैं कहीं भी कि जो मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है वो कहाँ एस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। ये स्टेट पीसेस एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो सीवीड आपको पता होना चाहिए एल्गी है और ये काफी ज्यादा जो इसकी कमर्शियल वैल्यू काफी है। ठीक है, नेक्स्ट अब न्यूज पढ़ते हैं हम अपनी। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में जो डिफेंस मिनिस्टर का जो कॉन्क्लेव है उसको हेल्ड किया गया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है किसमें कवर होगी,
इकोनॉमिक सेक्शन में कवर हो जाएगी। ठीक है, कॉन्क्लेव जो रखा गया उसका प्रमोट, इसका एम क्या है, टू प्रमोट डायलॉग, ताकि हम क्या कर सके, पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, किसमें, इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, इसका एम क्या है, जो भी इंडियन ओशन में जो रिसोर्सेज हैं उसको सिनर्जाइज करना, इंक्लूडिंग डिफेंस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडिया ने बोला कि वो रेडी है डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम को सप्लाई करने में, जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, वारशिप या पेट्रोल वेसल्स टू द इंडियन ओशन रीजन। सिंपल बात समझ में आई? एक सेकेंड। हाँ, सो हम क्या बात कर रहे थे कि इंडियन ओशन रीजन में जो डिफेंस मिनिस्टर, जो भी इंडियन ओशन रीजन से साथ जो कंट्रीज कनेक्ट होती है, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग, कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है, प्राइवेट मीटिंग जो हेल्ड हुई है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया कि हम ऑफकोर्स के इंडियन ओशन रीजन में किस तरह से पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो उनके रिसोर्सेज और एफर्ट्स इंडियन ओशन में स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को प्रमोट कर सकते हैं। और इंडिया ने बोला कि वो रेडी है डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स को सप्लाई करने में, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स है, वारशिप है या पेट्रोल वेसल्स मेनली करते हैं जो मॉनिटर करती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस का इंडियन ओशन रीजन का काफी बार पढ़ चुके हैं, हर बार पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, सी, ये जो लिंक है काफी डिफरेंट जो स्ट्रेटेजिक एरिया से है वहां से कनेक्ट करते हैं इंडियन ओशन से, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ मलक्का, बाबिल मंडप, इन सब से क्या करता है, इंडियन ओशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा रीजन है, एनर्जी, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फिशिंग यहाँ पे पाए जाएंगे, मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे पायरेसी को काउंटर करता है, टेररिज्म, स्मगलिंग, इलीगल वेपन्स, प्रोलिफरेशन, जमाखोरी ना हो। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, तो इस रीजन में बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने क्या स्टेप लिया है, इंडिया ने ऑलरेडी इंडिया की जो इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड है उसने क्या किया, शिप्स को डिप्लॉय किया गया ताकि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी रख सके और एंटी पायरेसी ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा कुछ टेक्निकल एग्रीमेंट्स हैं, किस तरह से हम वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एंड एग्रीमेंट्स ओवर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ विद इंडियन ओशन रीजन कंट्री। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं, अगर किसी भी कंट्री में कुछ ऐसे हो रहा है, डिजास्टर आ रहा है, तो उसके रिलीफ के लिए, ह्यूमन को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तो कुछ टेक्निकल एग्रीमेंट्स हो रखे हैं सभी कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा इंडो पैसिफिक डिवीजन को एस्टेब्लिश किया गया, जो जिसमें कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन हो गया, या फिर पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज थ्रू क्वाड और एशियन, इक्लव विजन, सागर और प्रोजेक्ट मौसम भी क्या है, इंडिया के द्वारा चलाई गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो इंडियन ओशन में कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, कुवैत हो गया, बहरीन, कतार, जिबूटी, सीचल्स, माडागास्कर, मॉरिशियस, निकोबार किया। ठीक है, बाकी देखो भाई अपना तो इंडिया है ही, बाकी पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, और ठीक है इधर सानिया, सिंगापुर, ठीक है, ये चाइना वाइना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, छोटे छोटे न्यूज पे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, अभी क्या है इस स्कीम के अंडर क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसने क्या किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू बोला है कि उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेट के साथ इंगेज करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकते हैं, हर एक कंट्री में आपका जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है वो किसी ना किसी चीज में फेमस होता है, तो उसके प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, फेमस करना है, तो उसको प्रमोट करना है। ठीक है, ताकि हम उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हर एक कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, एक्सपोर्ट हब में। ठीक है, ऑफकोर्स जिस डिस्ट्रिक्ट का जो अगर प्रोडक्ट फेमस है तो हम क्या चाहते हैं, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाकर एट द एंड उसको क्या करो, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारी कंट्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट करना, उनके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि किसमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हो उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट करने में, उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस करना। इसके अलावा हमें लोकल एक्सपोर्ट्स और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। इसके अलावा हमने क्या करना है, इंडिया के आउटसाइड जो पोटेंशियल बायर्स हैं, ऑफकोर्स आप एक्सपोर्ट भी तभी करोगे ना जब आपके सामान को कोई खरीदने वाला होगा, तो हमें जो पोटेंशियल बायर्स हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, क्योंकि यार देखो अगर हम एक छोटे ग्रास रूट लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करें तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी को अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो गाइस ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे अभी डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, तो पता होना चाहिए किसमें, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट न्यूज है,
स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी। देखो अभी क्या है, देखो जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी है ये है क्या, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली डेडिकेटेड है टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे यूके में है, आपका उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, मेंबर कौन कौन से हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जनरली कभी न्यूज में नहीं रहती। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई है तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया भी इसका मेंबर है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड एंड द यूके। ठीक है, अभी क्या तो इसकी काउंसिल ने एक मीटिंग रखी है और अप्रूव किया है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अंदर जो जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है, देखो अभी हम क्या करेंगे, रेडियो टेलीस्कोप को डेवलप करेंगे। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, सॉरी रेडियो टेलीस्कोप क्या करेगा, कुछ इनविजिबल गैस को भी डिटेक्ट करेगा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं कर पाता। इसलिए कुछ और एरियाज को रिवील कर सकता है स्पेस के जो कहीं ना कहीं कॉस्मिक डस्ट से क्या है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट विल बी लोकेटेड इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस और जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सब कौन मॉनिटर करेगा, स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी इसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है भाषण चार आइलैंड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता ही इट इज एन अनइनहेबिटेटेड लैंड, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में है, जहाँ पे जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो मेनली म्यांमार से बांग्लादेश आते हैं वहां पे मेनली वो रहते हैं। लैक ऑफ जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं वो यहाँ पे रहते हैं। रोहिंग्या कौन से, दे आर द एथनिक मिनोरिटी है मुस्लिम्स की म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में। ये आइलैंड 2006 में बोला था कि ये कहीं ना कहीं मतलब कि सेडिमेंट से डिपॉजिट हो चुके हैं बाय द रिवर मेघना। ये प्लेस इट इज वेरी मोर सिमिलर टू द मडफ्लैट एंड इज वेरी वल्नरेबल टू गोइंग अंडर वाटर फ्रॉम टाइड्स एंड फ्लडिंग। सिंपल बात ये है, भाषण चार आइलैंड पे कौन रहते हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज रहते हैं। और ये जो भाषण चार आइलैंड है काफी अनसेफ है क्योंकि ये आइलैंड काफी ज्यादा वल्नरेबल है टू फ्लड्स एंड द टाइड्स। नेक्स्ट न्यूज है बार्गी टर्म, इट इज अ रेफरेंस टू मराठा इन्वेजन ऑफ वेस्ट बंगाल बिटवीन 1741 एंड 1751 which resulted in the looting, plundering and the massacres। ठीक है, तो जो वर्ड बार्गी कहाँ से आया था, पर्शियन बार्गी है जिसका मीनिंग होता है बर्डन फिगर। ठीक है, तो टू इस टर्म को इसलिए यूज किया जाता है जब हम लार्ज ट्रूप्स को रेफर करते हैं, मरोडर्स कमिंग इन फ्रॉम आउटसाइड टू कोज हार्म, अगर कोई बाहर से आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई आ रहा है, लार्ज ट्रूप्स ऑफ किसी का भी, तो उसे हम बार्गी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म कब आई थी, जब क्या होता था वेस्ट बंगाल में क्या मराठा ने इन्वेड किया था बिटवीन 1741 टू 1751, जिसकी वजह से वहां पे लूट किया गया था, प्लंडरिंग की हुई थी, मसैकर की हुई था। ठीक है, लास्ट में की पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, तो अभी क्या रिसेंटली किया है, अभी बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ईयर लॉन्ग इनकी जोशी की सेलिब्रेट करिए, पंडित भीमसेन जोशी की। ये कौन थे, वजह हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, कहाँ से बिलोंग करते थे, कर्नाटका से। ये किराना घराना के भी मेंबर थे जिन्होंने क्या किया है, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग करा है एज वेल एज पॉपुलर रेंडिशन ऑफ कुछ डिवोशनल म्यूजिक को भी इन्होंने क्रिएट किया, भजन और अभंग्स को। इनको भारत रत्न भी मिला था 2008 में, बाकी 1975 में इनको अवार्ड किया गया था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।